एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं IELTS 9 हिंदी से हूँ। इस वीडियो में हम इस ऐसे वाला ऐसे कैसे लिखा जाता है इसको डिस्कस करेंगे। IELTS ऐसे को कैसे इजीली हम लिख सकते हैं वो पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ मैं आपको। तो ये जो क्वेश्चन था, ये अभी जो रिसेंट IELTS एग्ज़ाम हुआ था, ये इस डेट को तो उसमें आया था। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्या करना है, मतलब 40 मिनट्स ही तो मिलेंगे हमें। 40 मिनट्स में व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट 5 मिनट्स हमें प्लानिंग करनी है, लास्ट 5 मिनट्स हमें क्या करना है, री रीडिंग योर एस्से, मतलब प्रूफ रीड करना है। प्रूफ रीड करते हुए हम अपनी मिस्टेक मिलेगी वो इरेज करके ठीक कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलता है तो उस समय हमें क्या करना है, इसको 3-4 बार पढ़ना है। मैनी क्रिमिनल्स कमिट फर्दर क्राइम एज सुन एज दे आर रिलीज फ्रॉम प्रिजन। ओके, जैसे ही वो क्रिमिनल्स इससे रिलीज़ होते हैं प्रिजन से, वो कमिट करते हैं, फिर से क्राइम कर देते हैं। क्या उसका क्या करना है, ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने। व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दिस, आप क्या समझते हो कि इसके कॉजेज़ क्या है। व्हाट पॉसिबल सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट, व्हाट पॉसिबल सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट मीन्स क्या आप पॉसिबल सॉल्यूशन क्या आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें जैसे ही मिलता है तो हमें प्लानिंग तो करनी है ऑफ कोर्स, लेकिन इसको 4 बार पढ़ो। पहले देखो किस टाइप का क्वेश्चन है। ये 2 पार्ट IELTS ऐसे है। एक बॉडी पैराग्राफ 1 में हमें ये डिस्कस करने हैं, सेकंड में सॉल्यूशन डिस्कस करना है। अब आ जाओ मेन चीज़ पे। हम ये प्लानिंग ही कर रहे हैं। इसको 3-4 बार पढ़ो, फिर एनालाइज किया हमने क्वेश्चन को। अब मेन टॉपिक क्या है, देखो मेन टॉपिक यहाँ क्राइम अगेन है कि बार बार ये क्राइम करते हैं, इसका क्या कारण है, रीजंस एंड सॉल्यूशन डिस्कस करना है। ठीक है, और इस एस्से का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो आप देखो। तो एस्से स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्शन, 4 पैराग्राफ होते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 एंड कंक्लूजन। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हम ये कॉजेज लिख देंगे, सेकंड में हम सॉल्यूशंस लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना हुआ फॉर्मेट। अब हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है। अब मैं इसमें आपको वोकेबलरी भी दिखाऊंगी। एंड हाँ, एक और बात, मैं अभी इस पे नई हूँ तो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। मेरे 1000 भी नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, और लाइक भी करके जाना एंड अच्छा से कमेंट भी करके जाना प्लीज़ चैनल पे। थैंक यू सो मच। एंड कुछ प्रॉब्लम है अगर आपको फेस हो रही है प्रैक्टिस के समय, तो मुझे लिखो, मैं इसका कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगी, कैसे ना कैसे हेल्प करूंगी आपकी। पैराग्राफ 1 में हम लिखेंगे रीजंस, कॉजेस। क्या रीज़न हो सकते हैं, देखो मैंने क्या सोचा है। एक तो ये अनएजुकेटेड होते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये बार बार क्राइम करते रहते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल, देखो मेरा ये स्पेलिंग रॉन्ग है, मैंने इसीलिए किया। अभी इंग्लिश में हुआ था एक्सप्लेन, तो मैंने अपनी रीडिंग करती हूँ जैसे अपना, तो अपनी गलती हमें खुद मिलती है। तो ये स्पेलिंग अपने को PSY होती है। ठीक है, अगर जिस स्पेलिंग का शॉर्टी नहीं हो भाई उसको मत लिखो, तो इसको कुछ और वर्ड चेंज करो। कि मेंटल प्रॉब्लम होती है कईयों को, तो मतलब उनकी कंपनी अच्छी नहीं होती है, जो बचपन से जो देखा वो उसको कैसे छोड़ सकता है बंदा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अनएजुकेटेड होंगे, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बार बार क्राइम्स करते हैं। एंड सोशल रीज़न में क्या हो सकता है, जैसे जो मेरे दिमाग में आता है हम प्लानिंग करते हुए, ब्रेनस्टॉर्म करते हुए हम लिखेंगे, फिर बाद में इनको हम जोड़ेंगे कि ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। सोशल रीज़न क्या हो सकता है कि सोशल एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलती। आपने सीरियल्स में, मूवीज़ में देखा होगा कि जो जेल से आता है उसको फिर कहते हैं ये इसको मर्डरर है, या ऐसे कह के उनको जॉब नहीं मिलती, उसको मतलब अच्छी नज़र से लोग नहीं देखते। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस उसको सोसाइटी में नहीं मिलती, इसीलिए वो फिर से क्राइम करते हैं। और इकोनॉमिक कॉजेज़ यही है, जब जेल से छूटते हैं उनके हाथ में पैसे नहीं होते, जॉब नहीं होती, तो क्या करेंगे खाने पीने के लिए, फिर से उनको ये कमिट करना पड़ेगा। तो ये रीज़न है। तो गवर्नमेंट रिहेबिलाइजेशन जो है पार्ट 2 जो है, गवर्नमेंट पार्ट 2 सॉल्यूशन देना। जब भी सॉल्यूशन वाला ऐसे हो, हमेशा गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करो एंड सोसाइटी लेवल को इन्वॉल्व करो या पर्सनल लेवल को। तो गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है, अब टॉपिक के अकॉर्डिंगली तो जो कल्प्रिट्स हैं, जो कन्विक्ट्स हैं, वो हम लिख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट रिहेबिलाइजेशन या रिहेबिलिटेशन स्कीम होती हैं, जिसके अंडर उनको एजुकेशन दी जाती है, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, उनको जॉब की सिक्योरिटी भी दी जाती है।
जिससे कि वो बाहर निकल के ये सब ना करें। ये सॉल्यूशन है अपना। सेकंड सॉल्यूशन है अपना, सोसाइटी को भी हेल्प करनी चाहिए इनकी, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी हेल्प करनी चाहिए, उनको एक्सेप्टेंस दे इस संसार में, इस वर्ल्ड में, तभी वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे, तभी वो दोबारा से कमिट नहीं करेंगे मतलब क्राइम्स वगैरह। ठीक है, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। ये है देखो, अब ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, देखो ये एंड ये। अब अगर ऐसे में हम बार बार यही लिखते रहे, भाई क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स, क्राइम 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 क्राइम, प्रिजन प्रिजन प्रिजन, तो क्या होगा? तो यही होगा, हमें ऐसे में 5 बैंड या 5.5 बैंड तक ही पहुंच पाएंगे। भाई थोड़ा सा ट्राई करना है, ऐसे की प्रैक्टिस करने से पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड को निकालो एंड उसके बाद आप उसको गूगल करो। गूगल करके आपको जो सिनोनिम्स मिले, जो टॉपिक में फिट होंगे वही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे यूज़ करके बैठ जाओ, नहीं। और जहाँ पे जैसे 3-4 हमने सेलेक्ट कर लिए इस वर्ड के लिए, इस वर्ड के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको फिर प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, लाइक देयर लगा देंगे। क्रिमिनल्स लिख रहे हो तो देयर वर्ड आएगा, ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी इन 3-4 वर्ड्स की मैं आपको दिखाती हूँ वोकैबुलरी। ये देखो, क्रिमिनल्स, ऑफेंडर्स, लॉ ब्रेकर्स, इलीगल डूयर्स, देयर ऑल्सो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कन्विक्ट्स भी होता है एक, ठीक है, कल्प्रिट्स भी होता है, ये भी हम लगा सकते। देखो मैंने कितने तो मैंने ही दे दिया आपको। ठीक है, कमिट क्राइम, ऑफेंडिंग अनलॉफुल एक्ट्स, इलीगल एक्टिविटीज़, वायलेट रूल्स एंड डूइंग क्राइम्स, ये लिख सकते हो। प्रिजन के लिए जेल, इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजन भी होता है। अब मुझे यही वर्ड आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अब इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, कैसा होता है, ये देखते हैं अभी। तो ये देखो, अभी इसमें इंट्रोडक्शन में है, एक तो ये अपनी स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर आपको मेन टॉपिक पता चला, मेन टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्राइम जो है ये अगेन करते हैं क्रिमिनल्स। ठीक है, अगर आप इसके बारे में कोई जनरल सेंटेंस लिख सकते हो तो आप लिखो, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज छोड़ दो, सीधा आ जाओ। इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेजिंग करना है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ ये स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन स्टेटमेंट की, इसको पैराफ्रेजिंग करना है। इट इज़ ऑफन अज्यूम्ड दैट, इट इज़ ट्रू दैट, इट इज़ कुछ भी लिख सकते हो। इट इज़ अज्यूम्ड दैट, इट इज़ अ फैक्ट दैट, ठीक है, इट इज़ इनएविटेबल फैक्ट दैट, ये मैंने करके स्टार्ट किया कि अब इसमें ये स्टेटमेंट जो दिए उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन अज्यूम्ड, ये माना जाता है, डैट क्रिमिनल्स विल डेफिनेटली वायलेट लॉज और रूल्स वंस दे आर रिटर्न्ड फ्रॉम, ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा, फ्रॉम द प्रिजन हाउस टू द कम्युनिटी गेटवेज, मतलब सिविल में जब आ जाएंगे उसके लिए। ठीक है, ये मेरे को मिस्टेक मिली थी। सो जब वो रिटर्न, मैंने रिलीज की जगह रिटर्न लिख दिया, प्रिजन को इम्प्रिजन भी डाल सकते हो। ठीक है, वंस दे आर रिटर्न फ्रॉम प्रिजन हाउस टू द कम्युनिटी गेटवे, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा था, बट कम्युनिटी और सोसाइटी गेटवे आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर अब हमें बताना है कि आगे आने वाले पैराग्राफ में हम क्या लिखने वाले हैं। तो मैंने क्या लिखा है, दिस ऐसे वुड नॉट या विल नॉट भी लिखा सकते हो। दिस ऐसे विल नॉट ओनली हाईलाइट सम कॉजेज विच एनकरेजेस दीज लॉ ब्रेकर्स, ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे अपने हाईलाइट करेगी रीजंस को जो एनकरेज करते हैं लॉ ब्रेकर्स को, बट ऑल्सो प्रोवाइड सम फिजिबल सॉल्यूशंस टू टैकल दिस एट द एंड ऑफ द ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो मैंने ये डंडा मारा है, मतलब ऑब्लिक, इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ की जगह आप स्टेंजास भी लिख सकते हो। देखो ये पूरा अपना इंट्रोडक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है तीनों नहीं लिखना। इफ़ यू वांट टू राइट फिजिबल सॉल्यूशन टू टैकल दिस इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स, तो ये और ये नहीं लिखना। अगर आपको लिखना है एट द एंड इन द एसे, ये लिखो, फिर या पैराग्राफ नहीं लिखना है, ये तो लिखो, लेकिन स्टेंजाज मत। स्टेंजाज पैराग्राफ को हटा के इस वर्ड को लिख सकते हो, स्टेंजाज। स्टेंजाज मीन्स भी पैराग्राफ ही होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट, एंड फिर बता दो हम ऐसे में क्या लिखने वाले। अब हमें लिखना है, क्या लिखना है,
बॉडी पैराग्राफ 1 में कॉजेस, कौन से कॉजेस जो हमने ये डिस्कस किए थे, इसको कैसे लिखेंगे? देखो फर्स्ट पॉइंट हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। टू इनिशिएट विद, देखो फर्स्ट पॉइंट इन एजुकेशन अनएजुकेटेड और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया। टू इनिशिएट विद, अब ये जो डार्क कलर वाले जो वर्ड्स हैं ना जो मैंने लिखे हैं, ये इनको यूज़ करो अपने एस्से में। ये आपके एस्से को डायरेक्शन देते हैं, कनेक्टर्स हैं, ये कोहेसिव डिवाइसेस हैं भी। आप अपने एस्से को ऑर्गेनाइज करके लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, लगाओ इनको। अंदर के पॉइंट भी अच्छे होने चाहिए। टू इनिशिएट विद, सम ऑफेंडर्स आर बोर्न विद, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक थी, बोर्न विद साइकोलॉजी, बोर्न विद सम साइकोलॉजी टू डू रॉन्ग थिंग्स इन द सोसाइटी टू हैव फन विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, विच इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज, वो नहीं हो सकता है, पहला कारण ये है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन, these kinds of, to explain it more, ये लाइन लिखो, these kinds of emotions actually they had developed with their surroundings and bad company in their past और childhood लिखो, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट लिखो, देखो ये पॉइंट है, ये एक्सप्लेनेशन है, फिर इसका रिजल्ट, thus impossible to diverse their personality traits और their characteristic, ठीक है, देयर कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड है, सेकंड पॉइंट, द सेकेंडरी इंपॉर्टेंट रीज़न, सीधा लिखो, अगर ये इतना बड़ा नहीं लिखा जा रहा तो सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न और अनदर इंपॉर्टेंट रीज़न और सेकेंडली करके कॉमा लगाओ और लिखो अपना पॉइंट। रीज़न बिहाइंड दिस सिनेरियो इज़ डैट समटाइम्स अनफेवरेबल सोशल एंड पुअर economical conditions force them to commit these unlawful activities again to achieve or get some food, money and other things to survive। देखो मैंने स्टोरी के जैसे, ये देखो हम सेकंड पॉइंट ये लिख रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल मैंने इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, तो ये हम ये पॉइंट लिख रहे हैं। अब इसके बाद बताना है, फॉर इंस्टेंस, if a new released man who has no relative, friends or money to eat food, then he will be drawn to steal it instead। वो तो फिर स्टील करना ही जाएगा ना, चोरी करने ही। therefore there are many factors, अब ये रिजल्ट लगा दिया मैंने, कंक्लूड कर दिया पैराग्राफ। therefore there are many factors means reasons or causes that may contribute to reoffend these illegal things by these unwanted criminals। देखो मैंने ये unwanted people लिख दो, यहाँ criminal दोबारा आ गया ना, unwanted people, तो ये अपना हुआ फर्स्ट पैराग्राफ। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ये कंक्लूड हो गया, फिर ये सेकंड पॉइंट, इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर एग्जाम्पल, और ये पैराग्राफ कंक्लूड होगा यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड बॉडी पैराग्राफ। अब सेकंड बॉडी पैराग्राफ में गवर्नमेंट रिहेबिलाइजेशन स्कीम प्रिजन में क्या क्या होती है उसमें एजुकेशन देते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, शॉर्टी ऑफ जॉब्स का भी करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये हम सॉल्यूशंस लिख रहे हैं। देखो हाउएवर से शुरू किया क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ तो रीजंस लिख रहे थे, अब हम दूसरी बात लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने हाउएवर से शुरू किया। और ऑन द अदर हैंड शुरू कर सकते हो, हाउएवर दिस प्रॉब्लम कैन बी मिटिगेटेड, यहाँ पे दिस इशू कैन बी टैकल्ड भी लिख सकते हो विद ए फ्यू सजेशंस। द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेप कैन बी टेकन बाय लीगल बॉडीज, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो किसको लेना चाहिए, लीगल बॉडीज मतलब गवर्नमेंट को। inside the imprisoned department by introducing compulsory rehabilitation schemes to educate these criminal kind of inmates through skill development programs and attending some psychological classes। ठीक है, उनका थोड़ा दिमाग ठीक करने के लिए क्लासेस को यूज़ करना है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, ये हमने पूरा पॉइंट बताया, इसका रिजल्ट क्या होगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम हेयर दे कैन यूटिलाइज दीज एबिलिटीज़ इन अर्निंग देयर डेली और मंथली सप्लीमेंट्स। ठीक है, इन अर्निंग देयर डेली, इन अर्निंग मतलब वही पैसे, और मंथली सप्लीमेंट्स, मंथली का जो सप्लीमेंट्स को जो ज़रूरत की चीज़ें उसको चाहिए वो करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट वन, द नेशनल गवर्नमेंट। अभी तो ये हम बात कर रहे थे कि जो प्रिजन में जो वो है डिपार्टमेंट, उसको ये सब करना चाहिए। अब गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट को मैंने डाल दिया, must set aside some funds for helping these convicts to settle down in the society by providing some employments in private as well as in government. So next point, lastly but not, sorry, this is last but not the least, last but not the least,
कम्युनिटी पीपल मतलब सोसाइटी पीपल शुड ट्राई टू एसिमुलेट, शुड ट्राई टू इन्वॉल्व इनटू द सोसाइटीज अफेयर थ्रू कम्युनिकेटिंग विद them and given acceptance in the common routine. ठीक है. To illustrate it, ये एग्जाम्पल मैंने ट्राई किए हैं. Volunteers and friends should assist these persons in finding jobs and initial helping hands ought to provide. कि उनको ये सब ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए. शुड और शुड प्रोवाइड मतलब ought to, मतलब ये मॉडल वर्ब मैंने इसमें डाल दिया कि इन फ्रेंड्स को पक्का मस्ट लिखो या फिर शुड लिखो. असिस्ट दिस पर्सन इन फाइंडिंग जॉब्स एंड इनिशियल हेल्पिंग हैंड्स ought टू प्रोवाइड, कि ये देना ही चाहिए. ये हमारा हो गया सेकंड पैराग्राफ. देखो यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखो ये पॉइंट्स थे, ये हमने कैसे यहाँ से शुरू किया और ये पॉइंट्स हमने ऐसे डाले हैं. देखो यहाँ तक, ये अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपना हो गया पॉइंट. अब चलते कंक्लूजन पे. टू कंक्लूड आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन फैक्ट्स ऑल्दो, ये लाइन लिखो भाई लिखो. पहले बोलो टू कंक्लूड आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन फैक्ट्स, फिर लगाओ ऑल्दो ऑफेंडर्स मीन्स क्रिमिनल्स मे हैव प्लेंटी ऑफ रीजन, उनके पास रीजन्स होते. यहाँ पे रीजन्स के नाम लिखो. रीजन्स ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड 3 रीज़न लिखे ना हमने, तो वो यहाँ नाम लिख दो. डैट कॉज दैम टू एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ रिपीटेडली. हाउएवर की जगह पे आप अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन लिखो, क्योंकि उसने यू भी पूछा, तो यहाँ हम अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन लिख सकते हैं. ठीक है, हाउएवर की भी ज़रूरत नहीं है. विद कोमा के बाद मतलब हाउएवर ही होता है. विद द अथॉरिटीज़ इंटरवेंशन एज वेल एज सोसाइटी पीपल्स एक्सेप्टेंस टू दैम इट इज़ पॉसिबल टू हेल्प दीज क्रिमिनल्स रिहेबिलिटेशन बैक इनटू द कॉमन लाइफ. ये देखो हमने लिख दिया है अपना कंक्लूजन.